अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 1 वैभवशाली भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे। इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इसमें कई प्रकार के हमें ग्रंथ मिलेंगे, विदेशी विवरण मिलेंगे, उनकी चर्चाएं करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में जो उपकरण औजार हमें साक्ष्य के रूप में जो प्राप्त हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। भारत का वैभवपूर्ण जो अतीत, वैभव से हमें पता लग रहा है कि प्राचीन काल में संपन्न भारत, सारी सुविधाएं हमारे भारत के पास थी। सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व धर्मगुरु का दर्जा भी हमें प्राप्त था। तो उस अतीत के बारे में, उस इतिहास के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। उसकी जानकारी के 2 स्रोत है। ये प्रश्न भी आता है, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम में कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का विवरण कीजिए। तो 2 प्रकार के स्रोत है, साहित्यिक और पुरातात्विक। इतिहास में सबसे विश्वसनीय स्रोत माना गया है पुरातात्विक स्रोत, क्योंकि इसके अंदर तो ग्रंथ, साहित्य, ये जो लिखा गया है, इसके अंदर है उपकरण औजार जो साक्ष्य के रूप में हमें मिले हैं। तो सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक। आज हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत के अंदर है, ये 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंदर है सर्वप्रथम आ रहा है ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास से जुड़े हुए, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय जो अपने क्षेत्र विशेष के जो ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में, और विदेशी विवरण। कुछ विदेशी यात्री हमारे हिंदुस्तान में आए, उन्होंने यहाँ कई वर्षों के बाद जो भारतीय इतिहास लिखा उनका विवरण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वंशावलियां। सर्वप्रथम हम चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ माना गया है वो है वेद। वेद 4 प्रकार के थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे जो प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद। ये छोटा प्रश्न भी पूछा जाता है 1 नंबर का कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो यहां से जो प्रश्न बनता है अपना, वेदों के कितने भाग हैं? तो वेदों के इसमें दिखाया गया है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इन वेदों की संहिताओं में व्याख्या की गई। यह प्रश्न भी कभी कभी पूछा गया है कि वेदों की व्याख्या किस में की गई है? तो वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और ऋग्वेद किस में रचा गया? ऋग्वेद छंदों में रचा गया, ऐसा भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके अंदर देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4। और इसके कितने भाग है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और ये किस में रचा गया? ये छंदों में रचा गया। और इनकी व्याख्या किस में की गई? संहिताओं में इनकी व्याख्या की गई। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला जो आता है वो है बौद्ध साहित्य, जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण था वो था त्रिपिटक। त्रिपिटक में आता है आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक 3 इन ग्रंथों से मिलकर बना है जिनका नाम है त्रिपिटक। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इन तीनों को मिला दें तो ये त्रिपिटक है।
दूसरा, बौद्ध ग्रंथ में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था जातक ग्रंथों का। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है। इनकी संख्या थी 549। और विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर है कि जो अगला जो हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा के अंदर इसका वर्णन है। और इसके अंदर जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो है दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, ये कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले कर रहे हैं हमें जैन साहित्य। तो इनमें महत्वपूर्ण जो चीजें थी, जैन साहित्य की चर्चा करते हैं। जैन साहित्य महावीर स्वामी जी से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के बारे में विशेष इसके अंदर चर्चा है और इससे हमें इतिहास की कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। और इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया। और जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में लिखा गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना है इसको। जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री हमें इससे प्राप्त होती है। कई प्रकार की जानकारी इतिहास की हमें मिलती है। इसमें जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र इसके अंदर शामिल किए गए। ये 4वीं शताब्दी से पूर्व है और 6वीं शताब्दी के मध्य ये लिखा गया और ये प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको विशेष हमें याद रखना, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु द्वारा लिखित भद्रबाहु चरित्र ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्लैप सूत्र, भगवती सूत्र ये प्रमुख ग्रंथ है जैन साहित्य के अंदर। इसमें आपको ये याद रखना है, भद्रबाहु चरित्र भद्रबाहु के द्वारा लिखित भद्रबाहु चरित्र। उसके बाद हम चर्चा करते हैं जो अगला है इसका ब भाग, ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें हमें इतिहास की कई प्रकार की जानकारियां मिलती है। इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, कलहण ने किताब लिखी थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना की गई थी 1150 में। इसके अंदर कश्मीर का इतिहास लिखा गया था। ये नोट कर लें, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया था। ऐसा कई बार प्रश्न पूछा गया है, छोटा प्रश्न पूछा जाता है राजतरंगिणी में कहां का इतिहास है, तो राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना कब की गई, इसकी रचना 1150 में की गई। और ये किसके द्वारा रचित है, कलहण के द्वारा। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं विष्णुगुप्त, जो इतिहास में विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य कई नामों से प्रसिद्ध। तो इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इनका प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र। एक और चीज इसमें नोट कर लें, अर्थशास्त्र का जो विषय था वो था राजनीतिक। क्योंकि कभी कभी हम क्या होते हैं, इस नाम से कंफ्यूज चले जाते हैं कि अर्थशास्त्र का विषय अर्थ संबंधित है, इसमें वित्त संबंधित नहीं, इसका विषय राजनीतिक। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो इसका विषय राजनीतिक। किसके द्वारा लिखित है, कौटिल्य के द्वारा लिखित है। इसके अंदर यह भी ध्यान रखना, इसमें हमें विष्णुगुप्त नहीं लिखना है, इसमें हमें चाणक्य नहीं लिखना है। इसके अंदर आपको अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। और कई और भी ग्रंथ मिले इनमें, पुराणों में इतिवृत्त, आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र में इनको सम्मिलित किया गया। ये इनके प्रमुख विषय वस्तु थी, लेकिन इनके जो मुख्य विषय था वो था राजनीतिक। उसके बाद हम चर्चा करते हैं क्षेत्रीय साहित्य की। क्षेत्र विशेष की जानकारी इसके अंदर, क्षेत्र विशेष की जानकारी दी गई है, यानी संपूर्ण देश की जानकारी न देते हुए किसी क्षेत्र विशेष के बारे में चर्चा की गई है। उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, पूर्व भारत की, मध्यम भारत की, इनकी चर्चा इसके अंदर की गई है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथों में कई ऐतिहासिक सामग्री हमें मिलती है।
प्राचीन तमिल साहित्य में संगम साहित्य कहलाता। ये हेडलाइन कीजिए, ये प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया, संगम साहित्य किसको कहते हैं? तो प्राचीन जो तमिल साहित्य थे उन्हीं को संगम साहित्य कहा गया। इनमें विशेष दक्षिण भारत के राजाओं की चर्चा की गई है, चोल वंश, पल्लव वंश, इनके शासकों के बारे में इसमें बताया गया है। हमें इस साहित्य की प्रेरणा अगस्त्य ऋषि थे। तेलुगु ग्रंथ द्रंशट्टी द्वारा लिखित कृष्णदेवराय विजयम विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कृष्णदेवराय दक्षिण भारत का सबसे सफल शासक कृष्णदेवराय विजयनगर, तो इसमें विशेष विजयनगर के बारे में चर्चा की गई है, कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा की गई है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथ में राजस्थान का इसमें वर्णन किया गया है। भाषा में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र था, उसने पृथ्वीराज विजय के ऊपर लिखा पृथ्वीराज रासो। और विशेष युद्ध का वर्णन किया गया है इसके अंदर। तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था उसका इसके अंदर वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो के अंदर। इसमें भी ध्यान देना, एक ये पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित, और एक ऐसा ही पृथ्वीराज विजय, ये भी कई बार पूछा गया है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय लिखित गया था जयानक द्वारा और पृथ्वीराज रासो लिखा गया चंद्रवरदाई द्वारा, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम है ये। उसके बाद पद्मानंद के द्वारा यह लिखा गया कान्नड़देव प्रबंध, बिट्टू सुजाकर राव चेतसी, और ये हमारे राजस्थान से थे सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने एक प्रमुख किताब लिखी थी वंश भास्कर। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, कंपटीशन के अंदर भी बार बार ऐसे प्रश्नों की चर्चा की जाती है। सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए, तो सूर्यमल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ था वंश भास्कर। कई बार ये बूंदी के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्र, तो इन्होंने लिखा था वंश भास्कर। ये प्रमुख आता है अपने क्षेत्रीय साहित्य के अंदर। क्षेत्रीय साहित्य के अंदर विशेष इसमें दक्षिण भारत की चर्चा की गई है। दक्षिण भारत में किस राजा की चर्चा की गई है? कृष्णदेवराय की चर्चा की गई है। इसमें चोल और पल्लव वंश के बारे में चर्चा की गई है, और इसके अंदर विशेष ये आपके चंद्रवरदाई के द्वारा जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1152 में, तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1152 में, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसका रचयिता था चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो का। और ये हमारे राजस्थान से बूंदी से थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने एक प्रमुख किताब लिखी थी वंश भास्कर। ये क्षेत्र विशेष के अंदर आते हैं। इसमें राजस्थान की जान, उत्तर भारत के बारे में, मध्य भारत के बारे में और दक्षिण भारत के बारे में विशेष चर्चा की गई है। तो आपको याद रखना, क्षेत्रीय साहित्य का अगर कोई प्रश्न उठता है तो आपको सीधा ध्यान देना है, इसमें विशेष दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय के बारे में चर्चा की गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, कई इतिहासकार हमारे भारत में आए, कई वर्षों तक यहां रहे, और यहां रहने के बाद इन्होंने कुछ अपने भारत का इतिहास लिखा, भारत के बारे में टिप्पणी की। तो उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। यूनानी साहित्य, यूनान से जो विदेशी आए, इन्होंने जो साहित्य लिखा, इसमें देखो विशेष हेरोडोटस, ये जो दिया गया है हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, जिसको इतिहास का जनक भी कहा जाता है, इसने एक ग्रंथ लिखा था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ की रचना की गई, और इस व्यक्ति को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखी थी। ये प्रमुख है, याद रखना इसके अंदर। और दूसरा सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी गई थी चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगस्थनीज नामक एक राजदूत आया था यूनान से, और ये भारत में कई वर्षों तक रहा था, लगभग 6-7 वर्षों तक रहा। और उसके बाद उसने भारत का इतिहास लिखा, संपूर्ण भारत का इसने भ्रमण किया, और उसके बाद भारत की स्थिति के बारे में इसने वर्णन किया, और इसने अपनी एक किताब लिखी थी इंडिका। मेगस्थनीज द्वारा लिखित किताब इंडिका बहुत ही प्रमुख है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इंडिका का रचयिता कौन था? मेगस्थनीज। और ये कहां से आया था? यूनान से आया था। और दूसरा किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था ये।
तो विशेष याद रखना इसको। चंद्रगुप्त के दरबार में आया, यूनान का था, कई वर्षों तक भारत में रहा और एक अपनी प्रमुख किताब लिखी इंडिका उसने। और इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उसका प्रशासन कैसा था, उसकी राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, दंड विधान उसका कैसा था, वो सारा का सारा वर्णन हमें इंडिका के अंदर मिलता है। आर्थिक स्थिति के बारे में भी इसमें पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। तो इसके अंदर विशेष हमें इन दो लेखकों के बारे में याद रखना। एक तो आपका हेरोडोटस, ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। हेरोडोटस जिसने हिस्टोरी का ग्रंथ लिखी, जिसको इतिहास का जनक भी कहा जाता है, और दूसरा है मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी। लेकिन इसमें आपको साथ में ये भी याद रखना, ये किसके दरबार में था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, यूनान से आया हुआ प्रमुख व्यक्ति था। उसके बाद चीनी विवरण, चीन से भी बहुत सारे इतिहासकार यहाँ आए, कई वर्षों तक रहे, भारत की स्थिति का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने भी कई प्रमुख ग्रंथ लिखे। उनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ है तारानाथ के द्वारा रचित कंग्यूर और तंग्यूर। ये कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तारानाथ ने कौन से प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी, कंग्यूर और तंग्यूर। ये तिब्बत से आए हुए, तारानाथ तिब्बत से आया, कंग्यूर और तंग्यूर लिखी, कई वर्षों तक भारत में रहा। और इस कंग्यूर और तंग्यूर के अंदर हमें मध्यम भारत का वर्णन मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में हमें मध्यम भारत का वर्णन मिलता है। और अरबी यात्री और भूगोलवेताओं ने भी भारत के संबंध में जानकारियां दी है, कई प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। और विशेष इसमें मसूदी ने अपनी एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी जिसमें संपूर्ण भारत का वर्णन है। कंग्यूर और तंग्यूर में हमें मध्यम भारत का वर्णन मिलता है, और इस मसूदी के द्वारा रचित किताब थी मिडास ऑफ गोल्ड, इसमें हमें संपूर्ण भारत का वर्णन मिलता है। स्थलीय सीमाओं की जानकारी मिलती है, हमें जलीय सीमाओं की जानकारी मिलती है, अंतरराज्यीय व्यापार के बारे में इसके अंदर मिडास ऑफ गोल्ड के अंदर बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में इस मिडास ऑफ गोल्ड के अंदर वर्णन किया गया है। तो आपको इसमें प्रमुख ये दो किताबें, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। कंग्यूर और तंग्यूर का रचयिता कौन था, तारानाथ, तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर और तंग्यूर। और मिडास ऑफ गोल्ड किसने लिखी, मसूदी ने लिखी। मसूदी ने किस पुस्तक की रचना की थी, मिडास ऑफ गोल्ड। अब इसमें विशेष इतना ध्यान रखना, कंग्यूर और तंग्यूर में सिर्फ मध्यम भारत का इतिहास है, मिडास ऑफ गोल्ड के अंदर संपूर्ण भारत का वर्णन किया गया है। इसमें स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, संपूर्ण भारत की स्थिति का वर्णन हमें मिलता है मिडास ऑफ गोल्ड। और कंग्यूर के अंदर मध्यम भारत का वर्णन। अब हम इस चार्ट के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने भी आपके साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा की, इतिहास की जानकारी के प्रमुख जो स्रोत थे, उससे पहले एक आता है वंशावली। वंशावली क्या है, पहले इसको समझते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले इसको समझते हैं कि वंशावली क्या है। यह भी इतिहास को जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। जैसे हमने इसके अंदर ब्राह्मण साहित्य के बारे में चर्चा की, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, विदेशी विवरण, तो उसमें से एक आता है वंशावली। ये वंशावली न तो किसी क्षेत्र विशेष के बारे में होती थी, न किसी देश के बारे में, ये विशेष जातिगत होती थी। राव, भाट, ये घर घर जाकर इतिहास इकट्ठा करते थे, इनसे भी हमें कई प्रकार की जानकारियां मिलती। तो इस सारणी के माध्यम से हम इसको पूर्ण समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, पहला पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में जैसे हमने अभी धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य ये आए। धर्मेतर साहित्य में लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, और इसमें आता है आपका विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के अंदर हमने चीनी साहित्य, यूनानी साहित्य, तिब्बती, इनके बारे में चर्चा की। और वैसे पुरातात्विक साहित्य, क्योंकि ये पूर्ण प्रश्न, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए, इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के दो स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक स्रोत की, क्योंकि इतिहास का जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। आज हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा की, और जो हमने महत्वपूर्ण जो किताबें बताई थी आपको, उनको पूर्णतः याद रखनी है,
क्योंकि ये कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते। धन्यवाद।